कहानी शुरू होती है जब सारे मंत्री महल में राजा से क्राउन प्रिंस को उसकी पोजीशन से हटा देने की विनती करते हैं। इस बार राजा भी बेबस होता है और ली टे को अपनी प्रोटेक्शन खुद करने को बोलता है। तभी वहाँ सारे मंत्रियों का हेड पार्की वॉन आता है। क्राउन प्रिंस उसके पास जाकर बोलता है कि वो उसकी हर बात मानने को तैयार है, यहाँ तक वो उससे शादी भी करेगा जिससे वो बोलेंगे। एक तरीके से वो मिनिस्टर पार्क का पपेट किंग बनने को तैयार था। मिनिस्टर पार्क को जो चाहिए था वो उन्हें मिल जाता है। अब 4 साल बाद राजा तो ली टे होता है पर शासन मिनिस्टर पार्क का होता है। सभा में डिस्कशन होता है कि शादी के इतने समय बाद भी रानी को कोई बेटा नहीं हुआ है, राजा को एक कॉन्क्यूबाइन रख लेनी चाहिए। राजा बोलते हैं अगर रानी इसकी परमिशन दे दे तो वो ऐसा करेंगे। दूसरी तरफ जब डॉक्टर क्वीन सूंग को चेक कर रहा होता है तो उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। वो ये बात सीक्रेटली आकर केवल लेफ्ट स्टेट काउंसलर को बताता है। अगर कोई मंत्री मिनिस्टर पार्क के इशारों पर नहीं चलता है तो वो है लेफ्ट स्टेट काउंसलर। उनकी ये बातें राजा का लॉयल सर्वेंट जुंग भी सुन लेता है। वो ये इंफॉर्मेशन राजा तक कोड वर्ड में पहुंचा देता है। राजा तुरंत रानी के महल में आता है। रानी मौत की कगार पर होती है लेकिन फिर भी हंगामा मचा रही होती है कि उसके रानी होने के बावजूद कोई भी उसके बीमार होने पर मिलने क्यों नहीं आया। ली टे वहां आता है तो रानी उनसे शिकायत करती है कि उसको बिना पूछे रॉयल कॉन्क्यूबाइन का सिलेक्शन कैसे हो सकता है। माना कि उसे इस बात से नफरत थी कि क्राउन प्रिंसेस उसकी जगह एक गरीब घर की लड़की थी, फिर भी वो राजा से बहुत प्यार करती है। वो राजा के लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक अगर वो लड़की आग पर जलकर मरी नहीं होती तो वो उसे खुद अपने हाथों से मार डालती। राजा इसका जवाब देते हुए बोलता है फिलहाल तो तुम मरने वाली हो। वो बोलता है कि तुमने प्यार का कभी असली मतलब समझा ही नहीं। तुम्हारे मरने के बाद मैं ऐसी फैमिली में शादी करूँगा जो मुझे पावरफुल बनाए, ना कि जो मेरी कमजोरी बने। राजा वहां से बाहर निकल आता है और क्वीन सूंग मर जाती है। दूसरी तरफ एक छोटे से बैम्बू विलेज में सारे के सारे गांव वाले कहीं जा रहे होते हैं क्योंकि उनकी यंग लेडी के लिए एक मास्टर का रिश्ता आया हुआ होता है। लेडी यंग उस मास्टर से मिलने एक घोड़े पर सवार होकर आती है और बोलती है उसे देर इसलिए हुई क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिस गई थी। जब मास्टर पूछते हैं कि एक लड़की को ये करने की क्या ज़रूरत है तो वो बोलती है कि सारा का सारा बैम्बू का बिजनेस वही संभालती है। मास्टर को पसंद नहीं आता कि ये सब काम एक लड़की कर रही है और वो उसका हाथ पकड़ देता है, लेकिन तब तक सभी गांव वाले वहाँ आकर उसे पीटने लगते हैं। बेचारे मास्टर को वहाँ से चुपचाप खाली हाथ लौटना पड़ता है। लेडी यंग गांव वापस लौटकर हैंगिंग की एक शादी का ऑर्डर चेक करने आती है और बोलती है उन्हें इस ऑर्डर से बहुत प्रॉफिट होगा, इसलिए उन्हें काम अच्छे से करना चाहिए। राजा अपनी सौतेली माँ के पास जाता है तो राजमाता उसके जख्मों पर नमक छिड़कती है और बोलती है कि रानी का महल ज़्यादा समय तक खाली नहीं रहना चाहिए। राजा शादी की सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में ढंग से सोचता है और रात लाइब्रेरी में ही सोने का ऑर्डर देता है। सबके चले जाने के बाद वो लाइब्रेरी का सीक्रेट डोर खोलता है और सीक्रेट पार्क में चलते चलते उसे याद आता है जब वो छोटा था और क्राउन प्रिंस था। तब एक बार वो महल से बिना किसी को बताए क्वीन सूंग को देखने निकला था, ये देखने के लिए कि क्या वो क्राउन प्रिंसेस के लिए सूटेबल है कि नहीं। तब उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी जो बच्चों को बता रही थी कि बहुत जल्द अंडों में से चूजे निकलेंगे। इस बात पर उसे बहुत हंसी आती है और वो जाकर बच्चों को बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ तक वो उन अंडों को भी फोड़ देता है जिससे वो बच्चे और वो लड़की बहुत गुस्सा होते हैं। वो लड़की अंडों के पैसे वापस मांगती है तो ली टे बोलता है मैं दे दूंगा अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो। वो अपने घोड़े में वापस जाने लगता है कि पीछे से वो लड़की उसका पीछा कर लेती है।
और उसे पकड़ देती है। वो लड़की बोलती है कि वो उन अंडों से उन बच्चों को आज मेहनत करके कल का भविष्य सुधारने की सीख दे रही थी, पर तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। लीटे बोलता है कि अंडों से कौन सी सीख दी जाती है। वो वहाँ से थोड़ा सा आगे जाता है और घोड़े से गिर जाता है। तब वो लड़की आकर उसे हाथ देकर ऊपर उठाती है। लीटे उसे छोड़ने एक ब्रिज तक आता है और बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है उन अंडों से चूजे निकल सकते हैं? वो लड़की बोलती है, नहीं, पर उम्मीद पर दुनिया कायम है। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लीटे उसका हाथ पकड़कर बोलता है, वैसे तो तुम बहुत अगली हो, नकचड़ी और गुस्सैल भी हो। ऐसे में कौन तुमसे शादी करेगा? इसलिए मैं करूँगा तुमसे शादी। उसके चले जाने के बाद लीटे अपने गार्ड से उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालने को बोलता है और अगले दिन अपने पिता के पास जाकर उसी लड़की से शादी करने के लिए बोलता है। राजा इस बात से थोड़ा सा परेशान होता है, क्योंकि ये बात कई मंत्रियों को नाराज कर सकती थी कि क्राउन प्रिंस एक साधारण से स्कॉलर की बेटी के साथ शादी करना चाहता है। रानी उन्हें समझाती है कि पहले लोगों ने भी उसे ट्रेटर की बेटी होने पर एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन आज वो रानी है क्योंकि उनके साथ राजा थे। राजा कहते हैं कि अगर मैं अपनी खुद की वाइफ को प्रोटेक्ट ना कर सकूं, तो नेशन को कैसे करूंगा। रानी उन्हें अपने बेटे पर यकीन करने के लिए बोलती है और अगले दिन राजा स्कॉलर यू को बुलाकर उनकी बेटी का हाथ मांगते हैं। स्कॉलर यू घर जाकर अपनी बेटी को समझाते हैं कि ये रिश्ता उनके ऑनर से ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बताते हैं कि उसे पढ़ने का शौक़ है, तो अगर पूरी कंट्री में कोई औरत पढ़ सकती है तो वो है एक रानी। अगले दिन वो महल में आकर क्राउन प्रिंसेस के तौर पर अपॉइंट हो जाती है। ली तेग उससे मिलने नहीं जाता, ये बोलकर कि वो देखना चाहता है कि उनकी शादी की रात पर वो उसे देखकर कितना शौक होगी। जैसे ही ये खबर मिनिस्टर पार्क के कानों तक पहुंचती है, वो सभी मंत्रियों को इकट्ठा कर देते हैं। वो अपने प्लान के तहत सारे स्कॉलर्स को कैद कर लेते हैं और ट्रेटर घोषित कर देते हैं और बोलते हैं इन सब के हेड क्वीन है। वो राजा के सामने झूठे एविडेंस पेश करते हैं जिनका जवाब राजा के पास भी नहीं होता है। शाम को रानी ली तेग को किसी भी हाल में क्राउन प्रिंसेस की प्रोटेक्शन करने को बोलती है, क्योंकि एज अ मदर वो अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करके ही रहेगी। फिर वो ली तेग को चाय पिलाती है जिसमें जहर मिला हुआ होता है। इससे वो बस कुछ दिनों के लिए बीमार होगा ताकि कोई भी इल्ज़ाम क्राउन प्रिंस पे ना लगे जो मरते मरते बचा है। फिर क्वीन इंस्टेंट पॉइजन वाली चाय पी डालती है और बोलती है इसे हमेशा याद रखना और इसका यूज़ करना, क्योंकि लोगों की सिंपैथी ही है जो तुम्हें बचा कर रखेगी। एक पॉइजन माँ का बच्चा। तभी कमरे में राजा आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस इंसिडेंट से मिनिस्टर्स को और फ़ायदा मिलता है और वो बोलते हैं कि रानी को पॉइजन स्कॉलर यू और उसकी फैमिली ने ही किया है, सारे सबूतों को मिटाने के लिए। राजा को ना चाहते हुए भी स्कॉलर यू और उसकी फैमिली को मार डालने का हुक्म देना पड़ता है। अगले दिन पूरे शहर के बीचों बीच स्कॉलर यू और उनके परिवार का सर कलम करवा दिया जाता है। लीटे राजा के पास जाकर क्राउन प्रिंसेस को छोड़ देने के लिए विनती करता है, तो राजा उसे लाइब्रेरी वाला सीक्रेट पाथ दिखाता है। लीटे वहां से उस प्रिजन में जाता है जहां क्राउन प्रिंसेस कैद थी, लेकिन तब तक वहां आग लग चुकी थी। पर वो वहां सही समय पर पहुंचकर उसे वहां से बाहर निकाल देता है और एक सेफ जगह पर ले आता है। वो सब चीज़ की जिम्मेदार खुद को ठहराती है और बोलती है सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि वो क्राउन प्रिंसेस बनी। उसका पूरा परिवार इसलिए मरा क्योंकि उसे वो पोजीशन मिली जो कभी उसकी थी ही नहीं। वो और जीना नहीं चाहती थी। ली तेग की हिम्मत नहीं होती है कि वो उसे अपने क्राउन प्रिंस होने की सच्चाई बता सके, लेकिन वो उसे जीने की हिम्मत देता है और बोलता है मेरी वजह से मेरी माँ अब नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं जीऊँगा ताकि उन लोगों को सबक सिखा सकूं जिन्होंने हमारे साथ ये किया। इसलिए तुम्हें भी जीना पड़ेगा ताकि तुम्हारे परिवार वाले जिन्होंने
तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उनका मरना व्यर्थ ना हो। वो क्राउन प्रिंसेस और कोई नहीं बल्कि लेडी योंग ही होती है और वो महीने की हर 15 तारीख पर उसी ब्रिज पर ली ते का इंतज़ार करती है, इस बात से बेखबर होकर कि वो ही राजा है। उसके लिए तो वो बस वो स्कॉलर है जिसने उसे जीने का सहारा दिया, पर ली ते के लिए वो है जिसे वो बस किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। ली ते उसे मन ही मन जीने के लिए थैंक यू बोलता है और माफ़ी मांगता है अपने प्यार से उसकी वजह से बर्बाद होने के लिए। सीन के स्टार्टिंग में लेडी योंग के पूरे परिवार वालों की लाशों को यूं ही फेंक दिया जाता है। जब लेडी योंग वहां उन्हें लेने आती है तब बैम्बू फॉरेस्ट के मास्टर आकर उसे रोक देते हैं और बोलते हैं उसका एक गलत कदम सब कुछ बर्बाद कर देगा। लेडी योंग पूछती है कि उसके रिवेंज का टारगेट कौन होना चाहिए, वो मंत्री जिन्होंने उनके साथ ये किया या फिर राजा जिन्होंने झूठ का साथ दिया क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए। अब प्रेजेंट टाइम में लेडी योंग ली ते की क्राउन प्रिंस होने वाली बात से बेखबर उससे बहुत खुशी से मिलती है। वो दोनों वॉक पर निकलते हैं कि लेडी योंग के हाथ से एक बॉक्स गिर जाता है। ली ते उसकी मदद करता है वो बॉक्स वापस लेने में। तब योंग बताती है कि उसमें उसके लिए गिफ्ट है। वो योंग का बनाया हुआ फैन होता है जिसमें उसने एक पोयम भी लिखी होती है। तभी ली ते को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, तो वो लेडी योंग की दोस्त टोंगयम और ह्यांग होती हैं। वो ली ते से सवाल जवाब करना शुरू करती हैं तो योंग आकर उन्हें रोकती हैं। ली ते वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। योंग उस पे आकर माफ़ी मांगती है तो वो उसे सतर्क रहने को बोलता है। बाद में योंग की दोस्त उससे बोलती है कि वो इतना स्केरी है, क्या सच में वो उसे पसंद करती है? उसने तो ये तक नहीं बताया है कि वो करता क्या है या वो रहता कहाँ है। योंग कहती है कि उनकी ज़रूर कोई मजबूरी होगी जो वो नहीं बताते। अगले दिन राजा का मेन सर्वेंट मिनिस्टर पार्क को उसके हर एक मूवमेंट की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। मिनिस्टर पार्क उस पर कड़ी नज़र रखने को बोलते हैं। शाम को ली ते सोचता है कि इससे पहले मिनिस्टर पार्क और राजमाता मिलकर दोबारा उसके लिए कोई क्वीन सेलेक्ट करे, उसे खुद ही एक अच्छी फैमिली को ढूंढकर क्वीन सेलेक्ट कर लेनी चाहिए, एक ऐसी फैमिली जो पॉलिटिकली उसके सपोर्ट में आए। अगले दिन मिनिस्टर ऑफ वॉर अपनी बेटी योनही को क्वीन सिलेक्शन होने से पहले ही शादी कर देने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उसकी शादी ऐसे घर में नहीं कराएंगे जहां उसे दुख और तकलीफ झेलनी पड़े, पर वो नहीं समझती। लेडी योंग वहां डिलीवरी करने के लिए आती है और योंगहे से मिलती है। योंगहे उसके बनाए हुए बॉक्सेस की तारीफ करती है, लेकिन बोलती है इनका फिलहाल कोई काम नहीं है क्योंकि वेडिंग बॉक्सेस हैं और वो अभी शादी नहीं कर रही है। लेडी योंग वहाँ से जब जा रही होती है तो उसे वही मास्टर मिलते हैं जिसकी बैम्बू विलेज पे धुनाई हुई थी। योंग कोई सीन ना क्रिएट करते हुए वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। योंगी को याद आता है कि कैसे एक बार उन पे डाकुओं ने हमला किया था, तब राजा ने आकर उसकी जान बचाई थी। तब से वो ली ते को पसंद करने लगी थी। आगे ली ते डिसाइड करता है कि उसके लिए सबसे बेहतर सपोर्ट मिनिस्टर ऑफ वॉर का ही रहेगा। तभी उसका सर्वेंट आकर बताता है क्या वो बाहर चांद देखना जाना चाहेगा। महीने की 15 तारीख को चांद सबसे बड़ा होता है। ली ते बोलता है कि ऑलरेडी 15 तारीख आ चुकी है। दूसरी तरफ लेडी योंग उसे मिलने के लिए तैयार होकर निकलती है तो हेडमास्टर उसे बोलते हैं कि उसे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले ही किसी को भिजवा के बुलवा दिया है कि वो आज नहीं आ पाएगी। जब योंग पूछती है उन्होंने ऐसा क्यों किया तो वो बोलते हैं कि वो उसे नहीं जानती और अगर वो उसके नज़दीक गई तो वो भी डेंजर में पड़ सकती है। योंग बोलती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, बस उसके लिए उसकी फीलिंग सच्ची हैं। ये बोलकर वो ब्रिज पर आ जाती है। उसे लगता है ली ते वहाँ से जा चुका है, लेकिन वो वहीं पर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो दोनों साथ में अच्छे समय गुजारते हैं।
जब ली ते वहाँ से जाने लगता है तब लेडी योंग की दोस्तें आकर उसे मिनिस्टर पार्क के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती हैं। मिनिस्टर पार्क सारे मंत्रियों के साथ डिसाइड करते हैं कि वो अपनी भतीजी को रानी बनाएंगे। ली ते योंग से पूछता है कि वो मिनिस्टर पार्क की इन्फॉर्मेशन क्यों ले रही है, तो वो उसकी भतीजी को रानी बनाने वाली बात बताती है और बोलती है, मैं किसी भी हाल में पिछली रानी के मर्डर को ढूंढ के ही रहूंगी ताकि मेरे पिता के सर से ये इल्ज़ाम उतर सके, तब जाके उन दोनों का मतलब पूरा होगा। ली ते बोलता है कि अगर वो उसके लिए कुछ करना ही चाहती है तो इन मामलों में ना पड़ते हुए अपनी ज़िंदगी चुपचाप से शांति में गुजारे। अगले दिन राजमाता सभी ऊंचे घरानों की लड़कियों को बुलाती है, जिसमें योंग हे भी शामिल होती है, लेकिन वहाँ मिनिस्टर पार्क की भतीजी नहीं आई होती है। राजमाता उसकी सीट वहाँ से हटाने को मना करती है क्योंकि उसकी पोजीशन कोई नहीं ले सकता। आगे मिनिस्टर पार्क को छानबीन करने पर पता चल जाता है कि सर्वेंट जुंग राजा तक हर एक खबर पहुंचाता रहता है। ली ते अब और इंतज़ार नहीं कर सकता था। वो बोलता है कि वो किसी भी हालत में मिनिस्टर पार्क की भतीजी को रानी नहीं बनने देगा। मिनिस्टर ऑफ वॉर के यहाँ एक लेटर पहुंचता है जिसमें लिखा होता है कि उनकी बेटी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वो पता करने के लिए उसका पीछा करते हैं तो वहाँ ली ते होता है। वो मिनिस्टर ऑफ वॉर से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी को रानी बनाना चाहता हूँ। मिनिस्टर ऑफ वॉर कहते हैं कि वो अपनी बेटी को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, लेकिन ली ते बोलता है पर उसे होना पड़ेगा, अभी उन पर है, वो उसका साथ देंगे या उसके खिलाफ जाएंगे। आगे सर्वेंट जुंग आकर बताता है लेडी योंग खतरे में हो सकती है क्योंकि किसी ने चोरों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई है कि बिजनेस के बाद लेडी योंग के पास बहुत पैसा रहता है। वो और कोई नहीं बल्कि वही मास्टर होता है। योंग को अचानक से कुछ अजीब लगना लगता है और वो पीछे देखती है तो वहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन असल में थोड़ी सी दूर पर ली ते उसके तरफ आने वाले सारे हमलावरों को रोककर वहाँ से भगा रहा था। इतने में ही योंग उसके पास आ जाती है कि ऊपर से एक तीर उस पर लगने ही वाला होता है, लेकिन ली ते उसे बचा देता है। योंग अपने ड्रेस का रिबन काट के उसकी चोट पर पट्टी बांधती है। वो उससे बोलती है कि मैं नहीं जानना चाहती कि तुम्हारे हाथ में तलवार क्यों है या मैं तुम्हें डेली क्यों नहीं मिल सकती, लेकिन मैं थक चुकी हूँ तुम्हें इस दुख और दर्द में रहते हुए देखकर, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे हर सुख और दर्द में तुम्हारे साथ दूँ। ये खबर ऑलरेडी मिनिस्टर पार्क तक पहुँच जाती है कि राजा एक लेडी को बचाने के लिए महल से हड़बड़ाहट में निकले हैं। ये बात ली ते को भी पता थी कि अब तक उन्हें पता चल चुकी होगी, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द योंग को उससे दूर भेजना पड़ेगा। इसलिए वो उससे बोलता है मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक औरत है जिससे मैं शादी करूँगा। जब लेडी योंग पूछती है क्या वो उससे प्यार करता है तो ली ते बोलता है उसे उसकी ज़रूरत है। लेडी योंग शिकायत करती है कि फिर क्यों हमेशा वो उसे खुश रहने को बोलता था, उसकी फ़िक्र क्या करता था। वो खामोश होकर वहाँ से चला जाता है। योंग हे अपने पिता को उसे रानी बनाने के लिए फोर्स करती है। वॉर मिनिस्टर उसे पिछली रानी की मौत की सच्चाई बताते हैं कि कैसे स्कॉलर और उनके परिवार को फ्रेम किया गया था, जबकि असल में इन सब के पीछे मिनिस्टर पार्क थे। सच्चाई जानने के बाद भी राजा चुप रहे और क्राउन प्रिंस को अपनी ही माँ की मौत की सिंपैथी मिली। ऐसी जगह है राजमहल जहाँ अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए किसी को भी रास्ते से निकाल दिया जा सकता है। ऊपर से मिनिस्टर पार्क अपनी भतीजी को रानी बनाना चाहते हैं और उनके खिलाफ जाना समझदारी नहीं होगी। अगले दिन सर्वेंट योंग लेडी योंग को आकर बताते हैं कि अब से ली ते महीने की 15 तारीख को उससे मिलने नहीं आ पाएंगे। मिनिस्टर पार्क ली ते को आम वेश में लोगों के बीच आकर उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो उनका प्लान होता है उसे और लेडी योंग को मिलवाने का। लेडी योंग सभी गार्ड के सामने उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन एक सीक्रेट नोट पकड़वा कर मिलने बुलाती है।
वो अपने सवाल पूछने ही लगती है कि वो ऐसे कपड़ों में क्यों हैं, कि वो बोलता है कि वो उसे सब कुछ कभी और बताएगा, कि तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन लीते उन्हें पीछे हटने को बोलता है। वो बोलता है कि उसकी दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी आगे खुशी से जिए। ये सब बातें मिनिस्टर पार्क का एक जासूस सुन लेता है और आकर मिनिस्टर पार्क को बताता है, जो फिर राजमाता को बताते हैं। क्वीन सिलेक्शन के लिए नाम देने का आखिरी दिन होता है, लेकिन वॉर मिनिस्टर ने अभी तक अपनी बेटी का नाम नहीं दिया होता है। लीते उन्हें बुलाते हैं, लेकिन वो थोड़ा हिचकिचा रहे होते हैं। लीते उन्हें बताता है कि कैसे अब तक वो सब कुछ प्लान करता हुआ आ रहा है। उसकी रानी के मरते ही सबसे पहले वो उनकी बेटी से मिला। जब वो उससे दूसरी बार मिला तो वो चाहता था कि वॉर मिनिस्टर उन्हें देख ले। लीते अपना हाथ बढ़ाते हुए उन्हें उस पर विश्वास करने को बोलता है और उसका साथ देने को बोलता है। वॉर मिनिस्टर आखिर में मान जाते हैं। मिनिस्टर पार्क इस समझौते को भाप लेते हैं और वॉर मिनिस्टर को बोलते हैं कि उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है। आगे मिनिस्टर पार्क राजा पर आकर बोलते हैं कि अगर उनके मन में शादी के लिए कोई रॉयल फैमिली पहले से थी तो वो साफ साफ बोल सकते थे, उन्हें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी। लीते बोलता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, क्वीन सिलेक्शन अब उनके हिसाब से नहीं होगा। चाहे वो उसके सामने किसी भी औरत को लाकर खड़ा कर दे, वो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। वो ऐसे ही इन महलों के किसी कोने में बूढ़ी हो जाएगी, लेकिन उसे कभी उसके पति का प्यार नसीब नहीं होगा। इसका मतलब आपकी नेक्स्ट जनरेशन कभी पैदा ही नहीं होगी जिसे आप अपना राजा बनाना चाहोगे, और आपकी सारी पावर ख़त्म हो जाएगी। रात को बैम्बू विलेज मास्टर और लेडी योंग एक बहुत बड़े ऑर्डर की डिलीवरी करने के लिए निकल जाते हैं, और उनके निकलते ही एक आदमी वहां आता है जो बताता है बैम्बू विलेज के सभी लोगों को कैद कर दिया गया है। जैसे ही लेडी योंग और मास्टर एड्रेस पर पहुंचते हैं तो वो मिनिस्टर पार्क का घर होता है। वो अंदर जाते हैं कि उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर सभी को पकड़ दिया जाता है। लेडी योंग मिनिस्टर पार्क से पूछती है कि वो उससे क्या चाहते हैं। तब मिनिस्टर पार्क पूछते हैं कि उसे ऐसा क्यों लगता है, तो लेडी योंग बोलती है वरना लेफ्ट स्टेट काउंसलर खुद एक मामूली चोरों के लिए सामने नहीं आने वाले थे। मिनिस्टर पार्क उसे होशियार बोलते हैं और उनकी वाइफ लेडी योंग को लेकर नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनवाकर उनके सामने पेश करती है। लीते के पास क्वीन सिलेक्शन का आखिरी नाम आता है, जो मिनिस्टर पार्क की भतीजी पारकॉक को होता है। लीते बोलता है उन्होंने मेरी चेतावनियों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ले आओ जिसे भी लाना है, वो केवल दुख दर्द में ही जिएगी। दूसरी तरफ मिनिस्टर पार्क लेडी योंग से बोलते हैं आज से तुम्हारा नाम पारकॉक है, तुम जाओगी क्वीन सिलेक्शन में मेरी भतीजी बनकर और बनोगी इस देश की रानी। लेडी योंग मना कर देती है कि राजा को धोखा देना गुनाह होगा, लेकिन मिस्टर पार्क उसे बैम्बू विलेज के लोगों की जान की धमकी देते हैं और स्कॉलर से उसकी मुलाकात भी मेंशन करते हैं। लेडी योंग को मानना ही पड़ता है। मिनिस्टर पार्क की वाइफ उसे अगले दिन से ही शाही महल के तौर तरीके सिखाने को बोलती है। जब लेडी योंग पूछती है कि असली पारकॉक कहाँ है तो वो उसे ज़्यादा छानबीन ना करने को बोलती है। तभी वह मिनिस्टर पार्क का एक लौता बेटा आ जाता है जो अपनी ईमानदारी और नेक दिली के लिए बहुत फेमस होता है। लेडी योंग उसकी मदद लेने का सोचती है। अगले दिन लीते लेडी योंग के दिए हुए फैन को देखकर बोलता है शायद उसे सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, ऐसे ही सही मायनों में वो उससे अलग हो पाएगी। यंग मास्टर बैम्बू विलेज के लोगों को रिलीज़ कर देता है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मिनिस्टर पार्क उन्हें दोबारा पकड़ देते हैं। वो लेडी योंग को धमकाते हैं कि आज महीने की 15 तारीख है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो पहले किसको मारे। लेडी योंग डर के मारे उसके आगे सर झुका देती है और बोलती है वो सब करेगी जो वो बोलेंगे। मिनिस्टर पार्क उसे सर उठाने को बोलते हैं और बोलते हैं आज से वो किसी के भी आगे सर नहीं झुकाएगी। लीते ब्रिज पर उसका इंतज़ार करता है, लेकिन वो जब नहीं आती तो वो सर्वेंट चुंग को उसे ढूंढने को बोलता है। अगले दिन लेडी योंग को क्वीन सिलेक्शन के लिए महल जाना ही पड़ता है।
वो एक बार दोबारा वहीं पहुंच गई थी जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। टॉन्ग वॉर मिनिस्टर के घर में दासी बन जाती है ताकि उसे महल तक जाने का कोई रास्ता मिल सके। जब सारे स्कॉलर्स को मार दिया गया था तब वो इकलौती बची थी जिसकी जान लेडी योंग ने बचाई थी। अब वो हर हाल में उसे बचाना चाहती थी। महल में सर्वेंट चुंग लीते को बता ही रहा होता है कि लेडी योंग का कहीं अता पता नहीं लग रहा है कि लीते को उसकी एक झलक दिखती है और वो उसका पीछा करते हुए राजमाता के महल तक आ जाता है। राजमाता कहती है कि उसका अंदर जाना सही नहीं होगा, तो उसे लगता है कि ये उसकी गलत फहमी थी कि उसने लेडी योंग को देखा। आगे सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेडी योंग अब से हुई लेडी पार्क और योंग ही हुई लेडी चॉय। सिलेक्शन खत्म होने के बाद राजमाता अपना फैसला सुनाती है लेडी पार्क की तरफ से, लेकिन लीते बोलता है उसे लेडी चॉय से शादी करनी है। अब असल में रानी कौन बनेगी डिसाइड करने के लिए सभा बुलाई जाती है। आधे ही मंत्री बोलते हैं कि उन्हें राजमाता के फैसले का सम्मान करना चाहिए, बाकी आधे बोलते हैं कि उन्हें अपनी पसंद की रानी चुन लेनी चाहिए। लीते मामले को सुलझाने के लिए स्पेशल एडवाइज़र को बुलाता है। स्पेशल एडवाइज़र चीफ स्कॉलर तो क्वीन सिलेक्शन को ही रद्द करने की बात बोल देते हैं, क्योंकि अभी क्वीन जुंग को मरे हुए 3 साल भी नहीं हुए हैं। इसी शोक काल के चलते 3 साल तक कोई भी रानी नहीं बन सकती। 3 दिन बीत जाते हैं लेकिन कोई भी फैसला नहीं हुआ होता। तब जाके लीते अपना असली दांव फेंकता है। वो बोलता है वो दोनों लेडी पार्क और लेडी चॉय को अपनी कॉन्क्यूबाइन बना लेगा और 3 साल बाद दोबारा ये फैसला होगा कि रानी कौन बनेगा। जो भी थ्रोन को एक हायर देगी वो बनेगी क्वीन। राजा के ऑर्डर के चलते दोनों लेडी चॉय और लेडी पार्क की शादी राजगद्दी से होती है, यानी आज से वो दोनों ही राजा की पत्नियां होंगी। मिनिस्टर पार्क वॉर मिनिस्टर से बोलते हैं कि ये उनकी गलत फहमी है कि अगर उन्हें लगता है कि उनकी बेटी की रानी बनने पर पावर उन पे आ जाएगी, राजा यूं ही किसी को भी क्वीन पैलेस की पावर नहीं सौंपेंगे। तभी लीते वहां से गुजरता है, जिसको देखकर मिनिस्टर पार्क सोचते हैं परोपकारी नहीं बल्कि निडर, वाइज नहीं बल्कि कनिंग, वर्चुअस नहीं बल्कि हाईली पेशेंट। ये सभी गुण भी एक अच्छे राजा के ही होते हैं। रात को लेडी चॉय परेशान होती है कि अगर राजा ने पहले उसके साथ रात नहीं बिताई तो कहीं लेडी पार्क उससे पहले एक प्रिंस ना देते। दूसरी तरफ मिनिस्टर पार्क बोलते हैं कि उसे किसी भी हाल में राजा को आज अपने कमरे में लाना ही होगा। जब लेडी योंग पूछती है कि आखिर वो ही क्यों, कोई भी लड़की उनका ये काम कर सकती थी, फिर भी उन्होंने उसे ही क्यों चुना, तो मिनिस्टर पार्क बोलते हैं ये तो वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो ही क्यों। चिंता मत करो, हम दोनों को ही बहुत जल्द पता चल जाएगा। ऑफिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी से संदेश आता है कि राजा को आज रात लेडी पार्क के महल में जाना होगा, लेकिन लीते मना कर देता है और बोलता है वो लेडी चॉय के पास जाएगा। जब एक सर्वेंट ये लेडी योंग को बताता है तो वो ये बोलने को बोलती है कि एक राजा एस्ट्रोलॉजर्स और अपने बड़ों का यूं अनादर नहीं कर सकता। सर्वेंट उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि आगे भी कई रातें आएंगी, लेकिन ऐसे बेचैन होना सही नहीं है। फिर भी वो अपनी बात पर अड़ी रहती है। लीते इस बार सर्वेंट चुंग को उसके पास भेजता है, लेकिन वो बिना उसका मैसेज सुने ही बोल देती है अगर राजा आज यहाँ नहीं आए तो वो खुद ही लेडी चॉय के महल में पहुँच जाएगी। लेडी योंग चाहती ही थी कि उसे सज़ा मिल जाए और वो इस महल से हमेशा के लिए दूर निकल जाए। ये बात सुनकर लीते को मौका मिल जाता है कि वो उसे सज़ा देकर महल से बाहर निकाल डाले। इसी खुशी के साथ वो लेडी योंग के कमरे में घुसता है और बोलता है लो आ गया मैं तुम्हारे बुलाने पर, ज़रा देखूँ तो तुम दिखती कैसी हो। वो उसे अपनी ओर खींचता है और उसे देखकर शॉक हो जाता है। उसको देखने के बाद वो इतना हैरान होता है कि एक शब्द भी नहीं बोल पाता। दूसरी तरफ मिनिस्टर पार्क बोलते हैं ये रहा मेरा दाव आपकी ही बनाए हुए खेल में। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा,
क्या ली ते अब भी लेडी योंग को इग्नोर कर पाएगा, ये जानने के बाद कि वही उसका सच्चा प्यार है। क्या लेडी योंग मिनिस्टर पार्क की साजिश से खुद को बचा पाएगी? कैसे पूरी होगी इनकी लव स्टोरी? जानने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड तक। और हाँ, अगर स्टोरी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और जल्दी से अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर डालो। सब्सक्राइब तो अभी तक कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो किस बात की देरी है, जल्दी से कर डालो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।